हाँ मेरे को मेरे पैसे पे आग लगानी है, तेरे को क्या। जीवन में 3 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 इज चाइल्डहुड, जहाँ सब कुछ फ्री मिलता है, बस जिद करनी पड़ती है। 0 स्ट्रेस, 100% फन एंड 0 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट फिर पता ही नहीं चलता कि कब हम स्टेज 2 में एंटर करते हैं, जिसको बोलते हैं अडल्टहुड। मैंने इसको नया नाम दिया है, What the just happened? We are reckless, full of emotions. समझ में नहीं आता है लाइफ क्या चल रही है, और 18 साल की उम्र में इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के लिखते हैं आई एम डन विद लाइफ। हाउ क्यूट। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, हार्ट ब्रेक अगर बचपन में नहीं देखा तो अब जरूर देखने वाले हो। फिर धीरे धीरे जीवन में क्लैरिटी आती है, करियर बनने लगता है, पैसे आने स्टार्ट होते हैं, एंड दैट्स व्हेन वी फर्स्ट रियलाइज द पावर ऑफ फ्रीडम। हम दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, गैजेट्स खरीदते हैं, ट्रैवल करते हैं, बस रुकना नहीं चाहते। एंड फिर स्टेज 2 में ही आगे चल के हम न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड करते हैं, गाड़ी, घर, शादी, बच्चे। बट ये सब हम 2 अजम्पशंस पे करते हैं। 1, हम जॉबलेस नहीं होंगे, पैसा कमाते रहेंगे और अपनी जरूरतें पूरी करते रहेंगे। एंड 2, हम जिंदा रहेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हर 4 में से 1 पर्सन को हार्ट अटैक आता है। ऐसा भी पहली बार हो रहा है कि 25 साल के फिट एंड फाइन लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो आप जरा अभी एनालाइज करें कि आपके पास कितनी सेविंग्स हैं, और आज अगर आप नहीं रहे तो उन सेविंग्स से आपकी फैमिली कितने साल गुजारा कर लेगी। और अगर आपको इस बात की गहराई ऑलरेडी पता है तो भी चांसेस ये हैं कि आप इंश्योरेंस लेने जाओगे और मोस्ट प्रोबेबली ठगे जाओगे। इंस्टीट्यूशंस एंड इवन इन्फ्लुएंसर्स भी ये नहीं चाहते कि मैं ये वीडियो बनाऊं। क्या खा रहे हो? लीची। क्योंकि अगर आप अपना पैसा लेकर बैंक जाते हो एफडी करवाने, तो आपको मैनिपुलेट करके कुछ और ही बेच देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी है, और आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा 10-15 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। फिर आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो आपको इन्फ्लुएंसर्स दिख जाएंगे, मस्त 8-10 लाख रुपए लेकर इंश्योरेंस कंपनीज को प्रमोट कर रहे हैं, ये अच्छे से जानते हुए कि ये इंडस्ट्री एंड इंश्योरेंस कंपनीज बहुत बदनाम है, एंड इंश्योरेंस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड। एजेंट्स की तरफ देखोगे तो वहां पर भी मिस सेलिंग दबाकर होती है, क्योंकि जिन प्लान्स में सबसे बढ़िया कमीशन मिलता है वो प्लान्स उनके लिए अच्छे होते हैं, आपके लिए नहीं। एंड कुछ सोशल मीडिया स्टार्स अपने गेम को इतना ऊपर ले जा चुके हैं कि ये ज्ञान जो मैं आपको फ्री में यूट्यूब पर बताने वाला हूँ, इसी को उठाएंगे, कोर्स में पैकेज करेंगे और आपको हजारों रुपए में चेप देंगे। नो हेट टू एनीवन, वो उनका स्टाइल है, बट ये मेरा स्टाइल है। कंपनीज और लोगों की सच्चाई आपके सामने लेकर आना और आपको जागरूक बनाना। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने लिए बेस्ट कंपनी या बेस्ट प्लान पहचानोगे कैसे, क्योंकि अगर आप ये जान गए तो कोई अब से आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। इन इंस्टीट्यूशंस एंड लोगों को अंडर एस्टिमेट मत करना। मैंने इंश्योरेंस मिस सेलिंग पर बहुत आवाज उठाई है, एंड मैं इसको क्लोजली फॉलो भी करता हूँ। लास्ट 2-3 सालों में बहुत नए नए तरीके आए हैं आपको मैनिपुलेट करने के, नए प्लान्स आए हैं, न्यू हिडन कंडीशंस आई हैं, ताकि आप उलझ के रह जाओ एंड हमेशा गलत डिसीजन ही लो। तो मैंने भी सोचा अगर नए तरीके आ चुके हैं आपको स्कैम करने के, तो नए तरीके से स्कैम्स को एक्सपोज करते हुए आपको सिखाऊं कि लाइफ इंश्योरेंस कैसे लेना है, और अपने परिवार के टुवर्ड्स जो बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल करनी है। So I am money-minded Mandeep. This will be the last video you will ever have to watch before buying life insurance. बस अभी जा रहा हूँ शूट करने। Who needs life insurance? 3 टाइप के लोग। First, you are going to be responsible or you are going to have dependents. मतलब अभी आप जवान हो, शादी वादी नहीं हुई है, बट कुछ ही सालों में करोगे और फिर बच्चे भी होंगे, और आपके पास पेरेंट्स भी हैं जो धीरे धीरे आप पर डिपेंडेंट होने वाले हैं। सेकंड, यू ऑलरेडी हैव डिपेंडेंट्स और आपके पैसों से आपके परिवार का घर चलता है। एंड थर्ड, यू हैव एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज। ज्यादातर इंडियंस गाड़ी, घर या कोई भी चीज खरीदने के लिए लोन ले लेते हैं। अब लेट से मेरा होम लोन है 60 लाख रुपए का, और मुझे कुछ हो गया तो बैंक वाले मेरे घर वालों से 60 लाख रुपए वसूलेंगे, और अगर उनके पास वो पैसा नहीं हुआ तो मेरे परिवार को जो घर मैंने गिफ्ट किया था जीते जी, वो मेरे जाने के बाद उनसे छीन लिया जाएगा। तो हो सकता है आपके ऊपर कोई डायरेक्टली डिपेंडेंट ना हो, बट अगर आपने कोई लोन लिया है तो आप ये बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपके जाने के बाद किसी भी पर्सन को आपकी लायबिलिटी चुकानी पड़े। इन तीनों ही केसेस में आपके जाने के बाद आपके परिवार को लाइफ इंश्योरेंस का इतना पैसा जरूर मिलना चाहिए कि वो अपना भी ध्यान रख सके, और अगर कोई आपने लायबिलिटी ले रखी थी उसको पे ऑफ कर पाए। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, यानी कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको चाहिए। ये डिपेंड करता है 3 चीजों पे। नंबर 1, जैसा कि मैंने कहा कि वो आपकी सारी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज को कवर करना चाहिए। नंबर 2, लाइबिलिटीज कवर करने के बाद में जो पैसा बचेगा वो पैसा सफिशिएंट होना चाहिए आपकी फैमिली के नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स के एक्सपेंसेस के लिए, विदाउट डिस्टर्बिंग द फैमिली लाइफस्टाइल। मतलब जितने खर्चे फैमिली के हो रहे थे वो खर्चे कंटिन्यू रहने चाहिए, खर्चों में कटौती करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। इन शॉर्ट, आपकी फैमिली को सिर्फ सर्वाइव नहीं करना, थ्राइव करना है। एंड नंबर 3, द अमाउंट शुड बीट इन्फ्लेशन। डेथ एक ऐसा इवेंट है जो अभी भी आ सकता है, और 10 साल 15 साल तक हो सकता है ना आए। तो 10-15 साल बाद अगर मान लो डेथ का इवेंट होता है और उसके बाद आपकी फैमिली को वो अमाउंट मिलता है जो आपने आज डिसाइड किया था, तो हो सकता है कि वो उस टाइम के अकॉर्डिंग इतना बड़ा अमाउंट हो ही ना, क्योंकि इन्फ्लेशन से उसकी वैल्यू आधी से भी कम हो चुकी है।
विच इज वाई आपको अपनी एनुअल इनकम का यानी जितना पैसा आप एक साल में कमाते हो उसका 20 गुना कवर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सैलरी 12 लाख है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि इंडिया में 2-3% लोगों की सैलरी ही 12 लाख होती है, वो भी शायद ज्यादा ही बोल दिया मैंने, तो आपको 2.5 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। बहुत लोग माइंडलेसली 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, चाहे उनकी सैलरी 12 लाख है, चाहे 20 लाख है, चाहे 6 लाख है, क्योंकि 1 करोड़ हमें साइकोलॉजिकली बहुत सेटिस्फाई करता है। ट्रस्ट मी, 1 करोड़ आज की डेट में ही कुछ सफिशिएंट नंबर नहीं है। फ्यूचर में जब आपके परिवार को मिलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और 10-15 साल बाद मिला तो वो 50 लाख से नीचे की वैल्यू पे आ जाएगा। इनफैक्ट ना सिर्फ आपको एनुअल इनकम का 20 गुना कवर चाहिए, बल्कि जीवन के हर मेजर इवेंट पे आपको ये रीअसेस करके इंश्योरेंस कवर को बढ़ाना चाहिए। मेजर इवेंट्स जैसे कि शादी, बच्चे, प्रमोशन, होम लोन या एनी अदर एडिशनल लोन, कैसे बढ़ाएंगे कवर? बहुत सारे प्लान्स हैं जिसमें आपको शादी होने पर 50% कवर बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है, बच्चे होने पर 25% बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है। कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो हर साल आपका कवर 5-5% से बढ़ाएंगे जब तक कि वो डबल नहीं हो जाता। मतलब आज अगर आपने 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है तो वो हर साल उसका कवर 5-5% बढ़ेगा जब तक कि वो 5 करोड़ नहीं हो जाता। और सबसे सिंपल तरीका ये है कि आज आपने 2.5 करोड़ की पॉलिसी ले ली है, अगर फ्यूचर में लगता है कि आपको 4 करोड़ की पॉलिसी लेनी है या 3 करोड़ की पॉलिसी लेनी है तो एडिशनल अमाउंट की एडिशनल पॉलिसी किसी और कंपनी से आप ले सकते हो। अब एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 12 लाख है, कांग्रेचुलेशंस। अगर मैं आपको बोलूं सिंपली सर्च करके मुझे बताओ कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस कवर दे सकती है, आप 2 मिनट में जवाब दोगे टर्म इंश्योरेंस। इनफैक्ट आगे बढ़ने से पहले एक मूल मंत्र दिमाग में डाल लो, टर्म इंश्योरेंस इक्वल्स टू बेस्ट इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस इक्वल्स टू चीपेस्ट इंश्योरेंस। व्हाई? सबसे पहले टर्म वर्ड को समझते हैं। टर्म का मतलब स्पेसिफिक टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल मेरी जो पॉलिसी है वो 75 की एज तक मुझे कवर करती है, मतलब मैं 75 की एज तक प्रीमियम पे करता रहूंगा। उस दौरान अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे परिवार को पैसा मिल जाएगा। बट अगर मैं 76 की एज में टपक गया तो मेरे परिवार को कुछ नहीं मिलेगा। अब आप सोचोगे ये तो बहुत गलत बात है, बट एक्चुअली ये बहुत सही बात है। अगर आप इसका लॉजिक नहीं समझोगे तो आपको हर बैंकर, हर इंश्योरेंस एजेंट बेवकूफ बना के घटिया प्लान बेचता रहेगा। तो समझो ध्यान से, इमेजिन करो आपकी एज है 38, आप लास्ट 10 ईयर्स यानी 28 की एज से हर साल 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे। आपकी सैलरी 12 लाख है, आप मैरिड हो, आपका फर्स्ट बेबी हुआ 30 की एज में और आपका सेकंड बेबी हुआ 33 की एज में, क्योंकि 2 बच्चों के बीच में 3 साल का गैप होना जरूरी है। फैमिली के खर्चे इंक्लूडिंग फूड, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस सब मिला के हैं हर साल के 10 लाख रुपए। ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो है बाय द वे। मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया में 2-3% लोग ही 12 लाख रुपए के आसपास कमाते हैं और बहुत कम लोग हैं इंडिया में जो हर साल 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। इनफैक्ट मैंने यूट्यूब कम्युनिटी में पोल भी किया था एंड 60% लोगों ने कहा कि वो साल में 50,000 से भी कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्यों बता रहा हूँ, फिर भी मैं इतना बढ़िया एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। अब आज आपकी एज क्या है? 38। अब आपको सिर्फ इमेजिन करना है, असल में नहीं मानना है। इमेजिन करो कि आप नहीं रहे 38 पे, तो 10 साल में जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है 12% के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू अगर 38-39 लाख रुपीस है, तो मुझे बताओ अगर फैमिली के खर्चे 10 लाख हैं तो कितने साल तक ये पैसा चल जाएगा? 4 साल भी नहीं चलेगा, राइट? बट लेट्स से आपको कुछ नहीं होता है, आप जीते चले जाते हो और 60 साल के हो जाते हो और आपकी ये जो इन्वेस्टिंग की हैबिट है ये भी कंटिन्यूड है, तो 60 साल की उम्र में 12% के अकॉर्डिंग ही आपके हर साल के जो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है वो बन जाएगा 7.5 करोड़ रुपए। तो उस दिन क्या आप ये बोलोगे कि यार मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को क्या मिलेगा? आपके परिवार को आपका जोड़ा हुआ 7.5 करोड़ रुपया मिलेगा, राइट? यानी आप स्टेज 3 में एंटर हो गए। स्टेज 3 में आपको लाइफ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मान लो 7.5 करोड़ जितना अमाउंट नहीं बन पाया, बट आपके बच्चे उस एज में बड़े हो चुके होंगे, कमाने लायक हो चुके होंगे, तो अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट ही नहीं है, उल्टा अब आपके बच्चे आपको संभालेंगे, तो भी आपको लाइफ इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। अज्यूमिंग कि बच्चे नालायक ना निकले, राइट? और अगर निकलते हैं तो भी अज्यूमिंग कि आप और आपका पार्टनर तो एक दूसरे का ख्याल रख ही लोगे। इतना पैसा, इतना वेल्थ मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बिल्ड कर पाओगे रिटायरमेंट तक। मतलब ये कि 65 या ज्यादा से ज्यादा 70 की एज के बाद मेरे पास कोई वजह ही नहीं है लाइफ इंश्योरेंस होने की। लाइफ इंश्योरेंस मतलब प्रोटेक्शन का है कि स्टेज 2 में जब मैं हासिल कर रहा हूँ, वेल्थ बिल्ड कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि वेल्थ बिल्ड करता जाऊंगा, अगर उस दौरान वेल्थ बिल्ड करने से पहले मुझे कुछ हो जाता है तो लाइफ इंश्योरेंस मेरे परिवार को बचा लेगा। बट अगर वेल्थ बिल्ड कर चुका हूं, वो नैया पार कर चुका हूं, तो अब क्या करूंगा लाइफ इंश्योरेंस का? और जहां तक रही बात कि हमारा प्रीमियम वेस्ट हो जाएगा अगर हम नहीं मरे, तो ये होती है लालच, और इसी लालच की वजह से लोग आपको धोखा देकर दूसरी पॉलिसीज बेचते हैं। सिंपल सा जवाब दो, आप कार इंश्योरेंस लेते हो, बाइक इंश्योरेंस लेते हो, अगर आपकी गाड़ी नहीं ठुकती है तो क्या आपको कोई पैसा मिलता है? नहीं, राइट? इंश्योरेंस का मतलब ही ये होता है कि आप फ्यूचर में होने वाले किसी अनसर्टेन इवेंट से अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर वो अनसर्टेन इवेंट हुआ ही नहीं है तो आपका हक ही नहीं बनता है आपको पैसा मिलने का। लोग क्या है, हमारे लालच के साथ खेलते हैं, हमें बताते हैं कि पैसा वेस्ट हो जाएगा, बट एक्चुअली पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है। हम एक बहुत ही अच्छे पीस ऑफ माइंड के लिए, फैमिली सिक्योरिटी के लिए एक फीस दे रहे हैं। इसको इन्वेस्टमेंट मत समझो। और क्योंकि ये एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ भी लेना देना नहीं है, इसीलिए ये चीपेस्ट लाइफ इंश्योरेंस है।
इसको जितना अर्ली एज में आप लोगे उतना आपको सस्ता प्रीमियम पड़ेगा और जिस भी प्रीमियम पे आपने ये पॉलिसी ले ली वो प्रीमियम कभी भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी 1 करोड़ की पॉलिसी का प्रीमियम है 1021 रुपीज पर मंथ। 3 साल से मैं सेम अमाउंट पे कर रहा हूँ और मैं बुढ़ापे तक यही 1021 रुपए पे करता रहूंगा पर मंथ। अब आप खुद दिमाग लगा लो, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग हर साल इसकी वैल्यू तो और घटती जाएगी, यानी मुझे और कम दर्द होगा ये प्रीमियम पे करते हुए। तो पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर अगर मैं टर्म इंश्योरेंस सेलेक्ट करूं और अपनी प्रोफाइल डालूं, सैलरीड एम्प्लॉय, सैलरी रेंज, क्वालिफिकेशन, उसके बाद सबसे काम का क्वेश्चन आएगा डू यू स्मोक और च्यू टोबैको। अगर मैं नो करता हूं और 2 करोड़ का कवर 65 साल की एज तक के लिए देखता हूं तो टॉप कंपनीज के मंथली प्रीमियम्स अराउंड 2000 रुपए पर हैं। और अगर मैं अपनी प्रोफाइल में एडिट करके बस एक चेंज करूं, डू यू स्मोक और च्यू टोबैको, अगर मैं इसको येस कर दूं तो काफी कंपनीज के प्रीमियम्स 3000 रुपए पर मंथ क्रॉस कर जाएंगे। फुल डिस्क्लोजर, अगर आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है तो मैं आपको पॉलिसी बाजार का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में। ये एक अफिलिएट लिंक है, यानी आप बिना एडिशनल पैसा खर्च किए हमें और हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हो तो आपको अच्छे से पता है कि मैं किसी भी इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनी को प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी बदनाम है, कुछ ना कुछ झोल हर कंपनी करती ही है। विच इज़ वाई आई से दिस टू इंश्योरेंस कंपनीज, वी आर योर कस्टमर्स, नॉट बिकॉज वी वॉन्ट टू बी बट बिकॉज वी हैव टू बी। मुझे मेरे परिवार को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए मुझे लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। मुझे आपकी कंपनी से कोई खास लगाव नहीं है, क्योंकि वो ट्रस्ट आपको कमाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको पॉलिसी बाजार का लिंक देता हूं, क्योंकि यहाँ पर आप सारी ही कंपनीज के सारे ही प्लान्स को ऑनलाइन कंपेयर कर सकते हो और कंपनी एंड प्लान कैसे सेलेक्ट करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे नहीं फंसना है, ये जानकारी मैं आपको इन डेप्थ वीडियो बनाकर देता हूँ। तो प्लीज अगर आप ले रहे हो और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो डू चेक आउट दैट लिंक। और क्योंकि ये चीपेस्ट इंश्योरेंस है, ये आपको अलाउ करता है कि आप अपनी जेब से टर्म इंश्योरेंस के टुवर्ड्स कम से कम प्रीमियम पे करो। जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आपके पास सेविंग्स में है उसको कहीं और इन्वेस्ट करो, एफडी में करो, पीपीएफ में करो, एनपीएस में करो, म्यूचुअल फंड्स में करो और वहां से आप अपनी वेल्थ बिल्ड करो। विच इज वाई द पॉपुलर सेइंग नेवर मिक्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन दोनों को आपने मिक्स करके एक कॉम्बो प्लान ले लिया तो सत्यानाश हो जाता है। कैसे सत्यानाश होता है दैट डिजर्व्स अ होल अदर वीडियो, बट अभी के लिए आप एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आंसर करो। क्या इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना ऑप्शनल है? मेरा मूड हुआ तो मैं नहीं दूं तो चलेगा क्या? नहीं, राइट? तो ये जो कॉम्बो प्लान्स होते हैं इनके प्रीमियम 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपए पर एनम भी होते हैं। तो अगर मैंने 50,000 रुपए का इंश्योरेंस खरीद लिया है जिसमें इन्वेस्टमेंट भी जुड़ा हुआ है साथ में, तो ये जो पैसा मेरी जेब से जाएगा ना, इसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं, इसको हम प्रीमियम ही बोलेंगे। मतलब कि अगर मेरा हार्ट टाइट है, जॉब जा चुकी है, फैमिली में कोई इमरजेंसी है, अभी पैसे नहीं है, तो भी प्रीमियम की डेट पर अगर मैंने ये पैसा नहीं दिया तो जितना भी पैसा अब तक दे चुका था, इन मोस्ट केसेस वो सारा पैसा कंपनी खा जाती है और जो बचा कुचा सरेंडर वैल्यू मिल भी जाएगा ना, वो आपके प्रीमियम देने वाले अमाउंट से कम होगा। बट अगर आपने ये दोनों काम सेपरेटली करे, अगर टर्म इंश्योरेंस अलग से लिया, इन्वेस्टमेंट आपने अलग से करी, तो जब चाहे आप इन्वेस्टमेंट को रोक सकते हो। अगर आपका हार्ट टाइट है तो कोई आप पे पेनल्टी नहीं लगाएगा। लाइक आई सेड, दिस डिजर्व्स अ होल अदर वीडियो, बट अभी के लिए नेवर मिक्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। अब आगे की चीजें समझने के लिए आपको ये कॉमन पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, एंड इट्स कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सिंपल सा सवाल है, 1 लाख रुपए आपको मैं आज दूं तो चलेगा या 10 साल बाद दूं तो चलेगा? अगर आपका आंसर है आज तो सही जवाब है। क्यों? क्योंकि आज मिल जाएंगे तो आज कोई जरूरत है तो पूरी कर लेंगे ना यार। मैकबुक ले लेंगे, टाटा नैनो आ रही होती तो 1 लाख में वो भी ले लेते। और अगर कुछ नहीं खरीदना है तो भी हम यही सोचेंगे कि यार 1 लाख रुपए मिलने हैं, 10 साल तक मैं क्यों इंतजार करूं, मुझे आज ही दो। क्यों आज दो? क्योंकि आज मैं उस 1 लाख रुपए को अगर इन्वेस्ट कर देता हूं इंडेक्स फंड में ही और 12% रेट ऑफ रिटर्न से भी 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो वो 3 लाख बन जाएंगे। तो मैं 10 साल बाद 1 लाख रुपए क्यों लूं? उस टाइम पे तो उस 1 लाख की भी वैल्यू 50,000 ही बचेगी ना। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब मैं वो आंसर करता हूं जो आपके माइंड में पहले ही क्वेश्चन आ गया था कि टर्म इंश्योरेंस तो ठीक है 65 या 70, 75 तक का कवर ले लेंगे, बट व्हाई नॉट होल लाइफ इंश्योरेंस? 99 साल तक का कवर मिलेगा, जब भी मरेंगे पैसा मिल जाएगा परिवार को। वो सब तो ठीक है, बट उसका प्रीमियम भी 6-7 गुना महंगा होता है। मतलब कि 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस अगर आपको चाहिए, हेल्दी स्टेट में 28 साल के आसपास की उम्र है, तो आपको पड़ेगा 2,000 रुपए पर मंथ के आसपास। और यही कवर आपको होल लाइफ इंश्योरेंस में चाहिए तो 8-10 हजार रुपए का पड़ेगा पर मंथ। ये जो एडिशनल 6,000 रुपए है ना, अगर आपने इसको सालों साल के लिए नहीं, 30 साल के लिए अगर आपने इंडेक्स फंड में भी डाल दिए, 12% का रेट ऑफ रिटर्न अगर मैं अज्यूम कर लूं, तो आपके 2 करोड़ रुपए बनते हैं 30 साल बाद। समझ में आया? समझे? नहीं समझे। समझाता हूँ। टर्म इंश्योरेंस लो, 2,000 रुपए का प्रीमियम आएगा, 2 करोड़ रुपए का कवर आएगा, 65 तक की एज का कवरेज मिलेगा। 65 क्रॉस कर गए तो ठीक है, टर्म इंश्योरेंस तो कैंसिल हो गया, बट तब भी 2 करोड़ रुपए आपके पास म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में पड़े हैं भैया। और अगर वो रखे तो वो 2 के 4, 8, 10, 12 भी हो सकते हैं। जब तक आप जिंदा हो और आपको उस पैसों की जरूरत नहीं है, तब तक आपको बहुत बड़ा अमाउंट मिल सकता है। तो सिर्फ 2 करोड़ रुपए के होल लाइफ इंश्योरेंस का लालच क्यों करना है?
लाइक आई सेड, फोकस ये होना चाहिए कि टर्म इंश्योरेंस चीपेस्ट इंश्योरेंस है, उसको चीपेस्ट ही रखो, जेब से कम पैसा उस पर खर्च करो। इट्स अ सिक्योरिटी टूल, नॉट अ वेल्थ मेकिंग मशीन। वेल्थ आपकी इन्वेस्टमेंट करने से ही बनेगी और आप ज्यादा से ज्यादा पैसा उस इन्वेस्टमेंट में डालो। तो कोई एजेंट आपको आके बोले ना कि सर आपका प्रीमियम वेस्ट हो जाएगा, सर आपका वेल्थ नहीं बनेगा, सर 65 के बाद मरोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, उसको बोलना हाँ मेरे को मेरे पैसे पे आग लगानी है, तेरे को क्या। ये बात आप जानते हो, ये बात मैं जानता हूँ कि हम प्रीमियम पीस ऑफ माइंड के लिए देते हैं और सिक्योरिटी के लिए। अब आगे और भी जोल और जुमले आने वाले हैं, वो समझाने से पहले हल्का सा टर्म इंश्योरेंस को समराइज कर लेते हैं। चीपेस्ट इंश्योरेंस इक्वल्स टू टर्म इंश्योरेंस, बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो इक्वल्स टू टर्म इंश्योरेंस। जितना जल्दी लोगे उतना कम प्रीमियम देना पड़ेगा और एक बार जो प्रीमियम फिक्स हो गया उसके बाद तो वो अपने बाप की भी नहीं सुनता। लास्टली यही एक इंश्योरेंस प्लान है जो आपको आपका डिजायर्ड इंश्योरेंस कवर देगा। वो जो कॉम्बो वाले प्लान्स है ना, उसमें आप अगर कोशिश करोगे 2-2.5 करोड़ का कवर लेने का तो आपका सालाना प्रीमियम 10-11 लाख रुपए आएगा। बाय द वे, हमारा अच्छा खासा समझदार एंडी अनाड़ी एंडी कैसे बना, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब उसको पता चला कि वो 12 लाख कमाता है और उसको 11 लाख का प्रीमियम देना है। वाह। अब आपको ये समझ आ गया टर्म इंश्योरेंस बेस्ट है, बट टर्म क्या होना चाहिए, यानी कौन सी एज तक का कवर चाहिए। यूजुअली 65, क्योंकि तब तक आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, कमाने लायक हो जाते हैं, उसके बाद आप पे कोई डिपेंडेंट नहीं रहेगा, दैट्स वाई उसके बाद आपको लाइफ इंश्योरेंस नहीं चाहिए। बट कभी कभी 65 और 75 की एज वाले प्लान्स में जो प्रीमियम का डिफरेंस है वो कुछ खास नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए अगर ये पॉलिसी है, इसका प्रीमियम 2181 है 65 की एज तक के लिए, तो यहाँ पे जैसे ही मैं 75 करता हूँ तो प्रीमियम अराउंड 300 रुपये बढ़ गया, बट मेरे लेते टाइम सिर्फ 10 रुपये बढ़ा था। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर 10-20 रुपये का फर्क आपको भी कभी दिख जाए तो आप 75 ले सकते हो। हाउ टू चूज द बेस्ट कंपनी फॉर योर टर्म इंश्योरेंस, इस पर मैंने 2.5 साल पहले भी वीडियो बनाया है, बट एक्सपीरियंस होता है, इंडस्ट्री के और थोड़े झोल पता चलते हैं, तो अब थोड़ी सी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देने का अटेम्प्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सोचना चाहिए कि डेथ तो अनसर्टेन इवेंट है, आज भी हो सकती है, 10 साल बाद भी हो सकती है, 30 साल बाद भी हो सकती है, तो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो इतनी स्ट्रांग हो, जो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर जाए। सेकंड पॉइंट, कंपनी के पास खोने के लिए कुछ होना चाहिए, गुडविल होनी चाहिए। छोटी छोटी कंपनीज जो होती है ना, उनके पास वैसी ही रेपुटेशन नहीं है, उन्होंने आपका क्लेम रिजेक्ट करा, आप पता नहीं कहाँ कहाँ हल्ला मचाओगे जाके सोशल मीडिया पे, बट कोई भाव नहीं देगा, कोई खास उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंपनी बड़ी होनी चाहिए, रेप्यूटेड होनी चाहिए और आपको ये भरोसा होना चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करे। थर्ड पॉइंट, क्लेम सेटलमेंट रेशो इज अ मिथ। सारी कंपनीज ना अपना क्लेम सेटलमेंट रेशो का नंबर जो है वो बहुत बढ़िया रखती हैं ताकि वो इसको एडवर्टाइज करके आपको लुभा सके। अगर आपको नहीं पता तो इस नंबर का ये मतलब होता है कि अगर कंपनी के पास 100 क्लेम आते हैं तो कंपनी उसमें से कितने क्लेम पास करती है। बट इस नंबर में जो चीज नहीं पता चलती वो ये है कि उन 100 क्लेम में से जो क्लेम कंपनी ने रोके हैं उनका मॉनिटरी वैल्यू कितना था। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 100 में से 98 क्लेम्स जो कंपनी ने पास करे हैं उनका टोटल वैल्यू 2-3 करोड़ है, बट जो 2 क्लेम कंपनी ने रोके हैं उनका टोटल वैल्यू भी 4 करोड़ है। मतलब ये नंबर सुधारने के लिए कंपनी को सिर्फ एक काम करना है, छोटे छोटे क्लेम तो पास कर दो, बड़े बड़े क्लेम रोक लो और 100 में से 98 क्लेम पास दिखा के क्लेम सेटलमेंट रेशो को बढ़िया दिखा सकते हैं। एक और मेट्रिक होता है क्लेम सेटलमेंट रेशो बाय अमाउंट। इसमें थोड़ी कंपनीज की रियलिटी सामने आती है। ये बताता है कि कंपनी के पास अगर 100 क्लेम आए हैं तो ये तो भूल जाओ कि नंबर ऑफ क्लेम कितने हैं, उन सारे क्लेम्स का टोटल अमाउंट कितना था। मान लो वो टोटल अमाउंट था 1000 करोड़ रुपए, उसमें से कंपनी ने जितने भी क्लेम पास करे, मुझे नंबर ऑफ क्लेम से मतलब ही नहीं है, कंपनी ने कितना अमाउंट पास किया वो देखना है। तो अगर कंपनी ने 900 करोड़ रुपए के क्लेम्स पास करे 1000 करोड़ रुपए के क्लेम्स में से, मतलब कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो बाय अमाउंट आता है 90%। साथ में क्लेम रेप्यूडिएशन रेशो, मतलब कितने क्लेम कंपनी ने रिजेक्ट करे। अब आप बोलोगे ये तो सॉर्टेड होना चाहिए कि 90% पास करें मतलब 10% रिजेक्ट करें। नो, एक्चुअली एक साल में कितने परसेंट क्लेम पास हुए हैं वो डेटा है ये। कुछ क्लेम अगर मार्च में आए थे और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग गया और वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में शिफ्ट हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिजेक्ट हो गए, बस वो इस साल के डेटा में ऐसे दिखेंगे कि रिजेक्ट हो गए। अप्रैल या मई आने तक वो क्लेम पास होगा और उसका जो डेटा है वो अगले साल की रिपोर्ट में दिखेगा। तो क्लेम सेटलमेंट रेशो बाय अमाउंट और रेप्यूडिएशन रेशो को साथ में देखना चाहिए। अगला पॉइंट आता है AUM, मतलब कंपनी कितने सालों से बिजनेस कर रही है, बहुत सारे लोगों को इंश्योरेंस बेचा, सबसे वो प्रीमियम कमा रही है और इतना सारा जो प्रीमियम का पैसा है वो पैसा कंपनी मैनेज करती है, इन्वेस्ट करती है, ग्रो करती है। इस पैसे को बोलते हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। जितना बड़ा AUM है उतना आप थोड़ा कंफर्ट में रह सकते हो कि कंपनी के पास पैसा है। तो ये सारे ही रेशो और इंक्लूडिंग AUM ये सब डेटा कहाँ मिलेगा? IRDA की रिपोर्ट में। बट पिछली बार की तरह इस बार मैं आपको कोई रिपोर्ट नहीं दूंगा, मैंने कहा ना कि थोड़ा एक्सपीरियंस आता है। थंब रूल ये है कि इंडिया में टॉप 5 इंश्योरेंस कंपनीज में से आप कोई भी कंपनी के साथ जा सकते हो, आप रिलेटिवली सेफ हो। हाँ, उसमें से भी 1-2 पैरामीटर्स लगा के आप कंपनी चूज कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कब बताऊंगा? अभी बताऊंगा यार।
टर्म इंश्योरेंस लेने के साथ साथ आपको एक दो राइडर्स भी लेने चाहिए। अब ये राइडर क्या होते हैं? राइडर का मतलब होता है एड ऑन। तो ऐसा समझो कि टर्म इंश्योरेंस आपके पिज्जा का बेस है और सबसे जरूरी बेस ही है, बट आपको पिज्जा पे टॉपिंग्स भी चाहिए। तो मेनली दो इंपॉर्टेंट राइडर्स होते हैं। पहला होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर, दूसरा होता है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर। क्रिटिकल इलनेस की खासियत यह है कि जब भी आपको जीवन में क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होगी तो जितने भी अमाउंट का राइडर आपने ले रखा था वो अमाउंट आपको वन शॉट में मिल जाएगा। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम योर हेल्थ इंश्योरेंस, जहाँ पे जितना मेडिकल बिल आता है उतना पैसा मिलता है। ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने 30 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर ऐड किया हुआ है तो क्रिटिकल इलनेस होने पर आपको 30 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये राइडर लेना अच्छी बात है। दूसरा राइडर है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। अब आप जरा ये सोचो, टर्म इंश्योरेंस हम क्यों ले रहे हैं? ताकि हमें कुछ हो जाए तो परिवार को पैसा मिले। हमें कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? हमारी इनकम आनी रुक जाएगी, हमारी जॉब नहीं होगी। तो इनकम का रुकना सिर्फ डेथ के केस में नहीं होता है। अगर एक्सीडेंट हुआ है किसी का और वो अपाहिज हो गया है और वो घर पे है तो वो अपने काम पर नहीं जा रहा है, हो सकता है उसकी जॉब तब भी ना रहे। तो ये भी एक राइडर है जिसमें आप प्री डिसाइडेड अमाउंट सेट कर सकते हो और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी के केस में आपको ये पैसा मिल जाएगा। बाकी सारे राइडर्स इतने कुछ खास काम के नहीं है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन राइडर्स में बहुत सारी हिडन कंडीशंस होती हैं जो आपको ना सामने सामने नहीं दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी 2 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी है और आपने 30 लाख रुपीस का क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया है। आपको ये बात कोई नहीं बताएगा कि आपको क्रिटिकल इलनेस होगी और आपको मान लो 30 लाख रुपए मिल गए तो आपका जो 2 करोड़ का पॉलिसी है ना, अब वो 1.7 करोड़ पे आ गया है, क्योंकि वो 2 करोड़ आपका टोटल कवर था, उसके अंदर से आपको क्रिटिकल इलनेस मिल रहा है। हमेशा नहीं, ये कुछ कंपनीज की कंडीशंस में। वेयर एज दूसरी कंपनीज क्या बोलती हैं, आप 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लो, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर लो, हम वो 50 लाख रुपए आपको ओवर एंड अबव योर 2 करोड़ का पॉलिसी देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको चेक करनी पड़ेगी। दूसरी चीज आपको ये चेक करनी है कि कौन कौन सी इलनेसेस कवर्ड है। बहुत सारी कंपनीज एडवर्टाइज करती है कि हमारे पास 50 तरह की इलनेसेस कवर्ड है, इसमें से कोई भी बीमारी आपको हुई हम आपको पैसा दे देंगे। बट कई बार उसमें जो कॉमन बीमारियां होती है जैसे कैंसर, वो नहीं मिलेगा। तो आपको नंबर ऑफ इलनेस पे फोकस नहीं करना है, आपको 10, 12, 15 इलनेस पे फोकस करना है जो इंडियंस को बहुत ज्यादा होती है। एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर में भी सिमिलर डाउट्स आते हैं, पार्शियल डिसेबिलिटी पे कवर मिलेगा या फुल डिसेबिलिटी पे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे चेक करोगे? जागरूकता से। पॉलिसी बाजार पे जब आप फॉर्म भरोगे ना तो आपके पास उनके रिप्रेजेंटेटिव का कॉल भी आएगा। कॉल पे बात किए बिना पॉलिसी मत लेना, क्योंकि बहुत सारे सवाल है जो आप उनसे पूछोगे और वो खुशी खुशी आपको आंसर देंगे। बट आपको पूछना पड़ेगा कि भैया मुझे समझाओ क्रिटिकल इलनेस राइडर कैसे काम करता है, क्या ये टोटल कवर में इंक्लूडेड है या ओवर एंड अबव टोटल कवर मिलेगा, और बाकी सारे डाउट्स जो मैंने आपको बताए। तो उनके जवाब के अकॉर्डिंग आप जो टॉप 5 कंपनीज है ना उसकी लिस्ट को नैरो कर पाओगे कि टॉप 5 में हो सकता है 3 कंपनीज तो कट गई क्योंकि आपको उनके जो हिडन कंडीशंस है उसके बारे में पता चल गया। अब राइडर्स वगैरह सॉर्ट कर लिए, बेस कवर सॉर्ट कर लिया, अब आप नेक्स्ट स्टेप पर जाओगे तो आपको प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस दिखाई देंगे। ऑलमोस्ट हर कंपनी आपको 3 पॉपुलर ऑप्शंस जरूर देगी। रिटर्न ऑफ प्रीमियम, लिमिटेड पे, जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस। तीनों को एक एक करके समझते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है। एंड एग्जैक्टली इसी मोमेंट के लिए मैंने आपको समझाया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। रिटर्न ऑफ प्रीमियम ये बेसिकली आपके लालच को टारगेट करता है। ये बोलता है कि आपकी 2 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम अगर 2,000 रुपए पर मंथ आ रहा है तो आप उसको 3,500 या 4,000 रुपए पर मंथ पे करो। आप बोलोगे यार ये क्या बदतमीजी है, मैं क्यों पे करूं डबल? वो बोलेगा रुको यार, अगर मान लो आपको 65 की एज तक कुछ नहीं होता है तो जितना भी प्रीमियम आपने पे किया है ना मैं आपको सब वापस कर दूंगा। अब आता है आपको लालच, बट ये जुमला है। कैलकुलेशन समझो, 28 की उम्र में आपने 2 करोड़ की पॉलिसी ली, 2,000 रुपए पर मंथ का आपका प्रीमियम बना, मतलब 24,000 रुपए पर एनम, मतलब 8.5-9 लाख रुपए आप पे करोगे अगले 37 सालों में, क्योंकि आपने 65 की एज तक का कवर लिया है। वेयर एज अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन चूज करते हो तो आपको इसका डबल पे करना पड़ेगा, मतलब अराउंड 17 लाख रुपए। किस उम्मीद में कि ये 17 लाख रुपए मुझे वापस मिलेंगे। बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी याद करो, मैंने कहा था ना 1 लाख रुपए आपको आज चाहिए या 10 साल बाद। सिमिलरली 17 लाख रुपए आपको 37 साल बाद मिलेंगे। क्या बढ़िया अचीवमेंट कर लोगे नहीं? इससे मच बेटर अप्रोच ये है कि 2,000 रुपए का टर्म इंश्योरेंस लो चुपचाप और 37 सालों तक 8.5 लाख रुपए पे करो, इस उम्मीद में कि ये पैसा नहीं आएगा वापस और मुझे चाहिए भी नहीं। बट जो एडिशनल 2,000 रुपए है ना जो आप रेडी हो गए थे रिटर्न ऑफ प्रीमियम में डालने के लिए, उसका आप म्यूचुअल फंड में डाल दो SIP। कितने साल के लिए? जितने साल आप प्रीमियम पे करने वाले थे, 37 साल। 1.6 करोड़ रुपीस बन जाएंगे। और अगर मान लो 12% रिटर्न नहीं 10% ही आता है तो भी 93 लाख रुपीस बनते हैं। इनफैक्ट कोई सा भी रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम कर लो, 17 लाख से तो ज्यादा ही बनेंगे। तो 17 लाख के लालच में आके आज डबल पैसा पे करने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम श्योर आप मेरी बातों का बुरा नहीं मान रहे हो थोड़ा सा अगर मैं ऐसे चिढ़ के या गुस्से में समझा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सालों से मैं भरा बैठा हूँ और बहुत लोग इसी चक्कर में बेवकूफ़ बनते हैं और मैं आपको अपना समझ के बोल रहा हूँ। इनफैक्ट आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम को ऐसे देखो कि एक बंदा है, इसका नाम है रिटर्न ऑफ प्रीमियम, और ये कह रहा है तुम मुझे हर साल 4,000 रुपए दो 37 सालों तक और मैं तुम्हें 37 सालों बाद ये पैसा लौटा दूंगा। मैं किसी को मुफ्त में लोन क्यों दे रहा हूँ भैया? वो पैसा सेविंग्स बैंक में भी रखूंगा तो उस पर 3.5% का ब्याज आएगा ना।
नेक्स्ट ऑप्शन लिमिटेड पे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है, इसका नाम है लिमिटेड पे और ये आपको बोलता है कि आप 2 करोड़ की पॉलिसी के अगेंस्ट मुझे 2,000 रुपए पर मंथ देने वाले थे, आप इसको 4,000 पर मंथ के हिसाब से पे करो। मैं फिर से बोलूंगा यार तुम पागल हो क्या, बार बार 4,000 पे क्यों आ जाते हो। ये बोलेगा रुको जरा, आपको 37 सालों तक प्रीमियम नहीं देना, आपको 10 साल तक ही देना है। मतलब आपको मात्र 4,80,000 रुपए देने हैं। अगर आप 2,000 रुपए 37 सालों तक देते रहते तो आपको 8.5 लाख रुपए देने पड़ते। हुआ ना 4 लाख रुपए का फायदा। अगेन अगर आप 2,000 रुपए का ही प्रीमियम पे करते हो 37 सालों तक, कोई दिक्कत नहीं है, 8 लाख जाए तो जाए। आप जो एडिशनल 2,000 रुपए उसके म्यूचुअल फंड की SIP करते हो इस बार 10 सालों के लिए, तो 4.5 लाख रुपए बन जाएंगे। 10 साल के बाद आप इन्वेस्टमेंट भी मत करना, बस उसको पड़े रहने देना 65 की एज तक, या जब तक भी आप पड़े रहना दे सकते हो। और ये एक्सरसाइज आप करके मुझे बताओ कि कितना पैसा बनेगा। आप ऐसे सोचो ना, कंपनी ये सारे ऑप्शंस हमें क्यों देती है? क्योंकि हम अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझते हैं और उसको हमारे फेवर में यूज करना चाहते हैं, तो कंपनी भी वो सेम कॉन्सेप्ट समझती है और उसको अपने फेवर में यूज करना चाहती है। आज कंपनी को 2,000 की बजाय 4,000 पर मंथ मिलने लग जाएं तो कंपनी उस पैसे का क्या करेगी? जाकर इन्वेस्ट करेगी और रिटर्न्स कमाएगी, और बदले में आपको क्या देगी? वापस से वही वाला पैसा जो आपने कंपनी को इतने साल पहले दिया था। इसमें कुछ गलत सही नहीं है। बिजनेस की इनफैक्ट डेफिनेशन में लिखा होता है कि बिजनेस का टारगेट होता है प्रॉफिट कमाना, बट देन आपकी भी ड्यूटी यही है कि आप ज्यादा जागरूक बनो, पर्सनल फाइनेंस को समझो, क्योंकि हमें जीवन भर स्टेज 2 पर नहीं रहना है, स्टेज 3 पे सक्सेसफुली एंटर करना है वेल्थ बनाकर। तो आप जागरूक हुए तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपके फेवर में काम करेगी, आप जागरूक नहीं हुए तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंपनी के फेवर में काम करेगा। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस। ये भी यही बोलता है कि 2 करोड़ की पॉलिसी के लिए आप मुझे 2,000 पर मंथ प्रीमियम दे रहे थे, आप 2,500-3,000 रुपए दे दो। मैं बोलूंगा भाई तुम फिर आ गए। ये बोलेगा कि देखो आपने अगर वो 65 की एज क्रॉस कर ली तो आपको वैसे भी कुछ नहीं मिलना। मैंने कहा बरोबर। ये बोलेगा कि 60 की एज पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने वेल्थ बनाई है या नहीं बनाई है। मैंने कहा हाँ समवट बरोबर। तो 60 की एज पे अगर आप मुझे आके बोलते हो कि मुझे तो टर्म इंश्योरेंस चाहिए ही नहीं, मेरी पॉलिसी कैंसिल कर दो, तो अब तक के सारे प्रीमियम्स मैं आपको लौटा दूंगा। मतलब ये हो गया आपके लिए जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस। अब इसीलिए मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी इतना समझाया है ताकि आपको ये समझ में आए कि देयर इज नो सच थिंग एज जीरो कॉस्ट। फंडा अभी भी यही है, जितना एडिशनल प्रीमियम आप आज पर मंथ पे करने वाले हो उतना एडिशनल पैसा वहां पे ना करके इन्वेस्ट कर दोगे तो उससे ज्यादा बना लोगे जितना आपको वापस मिलने वाला है 60 की एज पे। बट ये थोड़ा स्पेशल है। पॉलिसी बाजार पे मैंने कई बार नोटिस किया है कि नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस और जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो सेम आ रहा है। तो अगर आपको बिना एडिशनल पैसा खर्च किए ऑप्शन मिल रहा है, कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो ले सकते हैं। और पॉलिसी बाजार का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में दिया है। टर्म इंश्योरेंस खरीदने के लिए आप उस लिंक पर जाएंगे और जो भी आपने इस वीडियो से सीखा है उसको फॉलो करते हुए आप 5-10 मिनट के अंदर अपने लिए टर्म इंश्योरेंस खरीद पाओगे। अब देखो आपको ये भी समझ में आ गया लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, कौन सा लाइफ इंश्योरेंस बढ़िया होता है, कैसे कंपनी सेलेक्ट करनी है और खरीदते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आप ठगे ना जाओ। अब आती है फेज 2 वाली प्रॉब्लम्स, जिस पे आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो आपके इतना वीडियो देखने का, बढ़िया रिस्पॉन्सिबल एक्शंस करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। हाउ टू अवॉइड क्लेम रिजेक्शन। सबसे पहले पॉलिसी लेते समय बी ऑनेस्ट। जितनी भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं, चाहे आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट डिजीज है, आप स्मोक करते हो, ये सारी बातें आपको सच्चाई से बतानी है। भले ही स्मोकर का प्रीमियम ज्यादा आता है, ये आपका डिसीजन था, आपको जीवन में फूकना है तो आपको प्रीमियम भी बेयर करना पड़ेगा। अगर आपने इंश्योरेंस लेते समय झूठ बोल दिया कि आप स्मोक नहीं करते हो और बाद में आपकी किसी भी रिपोर्ट में ये पता चल गया कि आपको जो भी हेल्थ कंडीशन हुई है ये स्मोक करने से ही होती है, तो आपकी फैमिली को वो 1-2 करोड़ रुपए का बड़ा राशि नहीं मिलेगा। एक पॉइंट ये भी आता है कि सेक्शन 45 में लिखा है कि अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल पूरे हो चुके हैं तो कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। हाँ, ये सेक्शन आपके फेवर में है, बट ये आपके मिसयूज करने के लिए नहीं बना है। और ये भी एकदम सत्य है कि जितना कम जागरूक पर्सन होगा सामने, उसका उतना ज्यादा फायदा उठेगा। उसको अगर पता ही नहीं है कि उसकी पावर्स क्या है तो कंपनी उसका 3 साल क्या 10 साल बाद भी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। सेकंड, अज्यूम द वर्स्ट। अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है, 1-2 करोड़ रुपए की बात है, तो आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। आपको टर्म इंश्योरेंस लेते समय उसको रिक्वेस्ट करना है कि मैं टेलीफोन पे अपना मेडिकल टेस्ट नहीं दूंगा, आप मेरे घर पे किसी को भेजो, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा वेट वगैरह सब कुछ लेकर जाएंगे और वो रिपोर्ट के आधार पे मेरा प्रीमियम सेट होना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ भी आपसे नहीं छुपाना चाहता। बट हो सकता है कि मेरे बॉडी के बारे में कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, तो बेटर है कि मेरा फिजिकल एग्जामिनेशन हो जाए मेरी पूरी बॉडी का, उसके बाद ही आप मुझे टर्म इंश्योरेंस दो। दैट्स पॉइंट 1। इंश्योरेंस लेने के बाद आपको अब रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। आप जब हॉस्पिटल जाते हो किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, वो सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आपको फाइल्स में मेंटेन करने हैं। कुछ टाइम बाद ये आधार से लिंक हो जाएगा और आपके डिजिटल हो जाएंगे, वो बात अच्छी है, बट जब तक नहीं होता है प्लीज इसकी एक प्रॉपर फाइल बनाओ। ये आपके काम नहीं आएगा, आपके जाने के बाद आपकी फैमिली इस फाइल से ये प्रूव करेगी कि इंश्योरेंस लेते समय आपने कुछ भी झूठ नहीं बोला। जो भी एडिशनल बीमारी आपको हुई है वो इंश्योरेंस लेने की डेट के बाद हुई है, विच इज वाई आपको क्लेम मिलना चाहिए। थर्ड,
क्लेम के टाइम पे जब कंपनी से कोई बंदा आएगा इन्वेस्टिगेट करने, तो आपकी और उसकी बात रिकॉर्ड पे होनी चाहिए। वेरी सैड टू से, बट बहुत लोगों ने हमको पर्सनली ईमेल करके अपनी स्टोरीज बताई है जहां पर 1-1 करोड़ के क्लेम पास करवाने के लिए उस बंदे ने रिश्वत मांगी है। यहाँ पे आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि अगर आप पॉलिसी बाजार से लेते हो, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में दिया है, तो पॉलिसी बाजार की टीम भी क्लेम लेने में आपकी हेल्प करेगी। अब आती हैं 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फेज 2 में ही। प्रॉब्लम नंबर 1, इंडिया में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा अनक्लेम्ड पड़ा है। और अनक्लेम्ड पैसे की डेफिनेशन होती है ऐसा पैसा जो 10 साल से कोई क्लेम करने नहीं आया है। ये पैसा इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, बैंक अकाउंट्स, पेंशन फंड्स सब में मिला के है। तो आपने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, आपने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया ये सोच के कि मेरी फैमिली का ध्यान रखा जाएगा। बट आपकी फैमिली को अगर पता ही नहीं है कि आपके नाम पे एक इंश्योरेंस है और उसका पैसा क्लेम करना है, तो वो इंश्योरेंस किसी काम नहीं आएगा। ना सिर्फ उनको ये पता होना चाहिए कि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, उनके पास आपके लाइफ इंश्योरेंस यानी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। आपके इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स आपके पास फिजिकल भी होते हैं और NSDL पे डिजिटली स्टोर भी होते हैं, जिसका लॉगिन आपको क्रिएट करके अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी फैमिली को ये भी थोड़ा बहुत एजुकेट करना चाहिए कि यार इस कंपनी से लिया है मैंने इंश्योरेंस, और इसकी वेबसाइट पे जाके या इस नंबर पे कॉल करके आप फर्स्ट टाइम क्लेम फाइल करोगे। और ये भी अच्छी हैबिट है कि फैमिली में जब बजटिंग हो, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो, तो अपनी स्पाउस को साथ में लेकर बैठो। बिग प्रॉब्लम नंबर 2, ये हैं सुशील कुमार। ये KBC में जीते थे 5 करोड़ रुपए और बड़े ही जल्दी ये गरीब हो गए। प्रॉब्लम ये है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं। हम बोलते तो हैं हमेशा कि यार मैं इतने करोड़ रुपए कमा लूंगा, बट हम मिडिल क्लास लोग इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि अमीरी कैसी होती है और क्या हम सच में इतना पैसा कमा पाएंगे। बस हम बोलने को बोलते हैं कि हम बहुत पैसा कमाएंगे। तो जिस दिन 8 फिगर्स आ जाते हैं, 5 करोड़ जैसा अमाउंट हमारे पास आता है, वी डोंट नो इसके साथ करना क्या है। हो सकता है आप अपनी फैमिली में थोड़ा पर्सनल फाइनेंस समझते हो, बट आपने अपनी फैमिली को उतना एजुकेशन नहीं दिया है, तो आपकी फैमिली को ही ये अमाउंट मिलने वाला है एंड दे माइट एंड अप लूजिंग ऑल दिस अमाउंट। बहुत बढ़िया तरीका बताऊं पैसे कमाने का। ये पैसा लेकर अगर आपकी फैमिली जाती है बैंक में इसका FD करवाने, तो बैंक मैनेजर, उसके मैनेजर का मैनेजर, उसके मैनेजर का मैनेजर का मैनेजर आ जाएगा आपकी फैमिली को ये बोलने, क्या पागल हो क्या, इसकी FD कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया स्कीम बताता हूँ, गारंटीड इनकम वाली, उसमें डाल दो। गए पैसे गए। सुशील कुमार जैसी सिचुएशन इज रियल। जब आपको बिल्कुल नहीं पता इस पैसे का क्या करना है, तो पैसे सिंपली खर्च हो जाएंगे। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनीज आपको मंथली पे आउट ऑप्शन भी देती है। मतलब आपकी फैमिली को अगर 2 करोड़ रुपए मिलने हैं, तो वो 1 शॉट में नहीं मिलेंगे, हर मंथ कुछ कुछ अमाउंट मिलता रहेगा। ये भी आपके परिवार के लिए घाटे का सौदा है, क्योंकि अगर आपके परिवार को इतना बेसिक चीज पता है कि 2 करोड़ रुपए अगर FD में डालते हैं, 7% अगर मिल जाता है उनको, तो 14 लाख रुपए हर साल वो कमा लेंगे अपनी FD से। और वो जो 2 करोड़ रुपए हैं वो प्रिजर्व्ड हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं। वेयर एज मंथली पे आउट ऑप्शन जो आप इंश्योरेंस कंपनी का चूज करोगे, बाय द वे इंश्योरेंस लेते वक्त ही चूज करना पड़ता है ये, अगर आपने ये चूज कर लिया, तो आपके परिवार को वो 2 करोड़ रुपए में से ही थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता जाएगा एंड एक दिन वो 2 करोड़ रुपए खत्म हो जाएंगे। विच इज वाई पैसे को मैनेज करना और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज बहुत जरूरी है। विच इज वाई और भी जरूरी है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहीं पर मैं ही आपको ये सब बताता हूं और बताता रहूंगा कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। आप बोलो तो 2 करोड़ रुपए का क्या करना है, इस पर भी मैं एक वीडियो बना सकता हूं। ये थी टर्म इंश्योरेंस की अल्टीमेट गाइड। आई होप इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की या किसी और के झांसे में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी लाइफ का सबसे रिस्पॉन्सिबल काम कर पाओगे, विच इज गेट अ टर्म इंश्योरेंस। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है मनी माइंडेड मनदीप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। एक मिनट रुको गाइस, कोई ऊपर बिल्डिंग में ना ठोका ठोकी कर रहा है। अभी 1 मिनट का एड ब्रेक लेते हैं, फिर हम बहुत ही जल्द वापस आएंगे, ठीक है? रुक गया वो, मैं तो कायम चूरन का ऐड देने वाला था। कायम चूरन तेरे को चाहिए ना? आज तेरे को गैस नहीं हो सकती, तेरे को एडिट करना है।